मिटाता हूँ इसको। चलो ये बात खत्म हो गया। इसमें कोई भी समस्या किसी को रहे पूछ सकते हो, और मैंने अपने लेवल पर कोई समस्या छोड़ा नहीं है, समय लगाया है। यही चीज़ 5 मिनट में भी आप कई जगहों पे पढ़ाते हुए देख लोगे, 5 मिनट में पढ़ा के ख़त्म कर देंगे। मैंने इसको इस लेवल तक कवर किया है कि अगर आपको 200 शब्दों में भी लिखने को आ जाए, 3 नंबर 5 नंबर किसी भी में अगर जैव संचयन अकेला भी आ जाए तो बहुत आराम से आप कंफर्टेबल तरीके से बोल सकते हो। इंटरव्यू में पूछ लिया तभी बता सकते हो। अब हम लोग शुरू करेंगे, अब आगे शुरू करेंगे जैव आवर्धन। तो चलिए अगली हेडिंग डाल लीजिए, जैव आवर्धन। अगली हेडिंग डालेंगे जैव आवर्धन, बायो मैग्निफिकेशन। इंग्लिश में लिखिए मैग्नी, बहुत आसानी से समझ में आएगा तुम लोगों को, मैग्निफिकेशन। और इसमें इतना समय भी नहीं लगना है क्योंकि हमने माहौल बना लिया, क्लास का माहौल बहुत ज़रूरत होता है। जैव आवर्धन, बायो मैग्निफिकेशन, आगे बायो लगा लेना सॉरी, सुनो ये क्या है। तो अब देखो, फिर तस्वीर आपको दिख रहा होगा वही स्क्रीन पर। अब क्या होगा बायो मैग्निफिकेशन में कि ये जो एक पारितंत्र है, फिर वही जल वाला पारितंत्र ही ले रहा हूं मैं। जैसे वहां मछली कछुआ सब दिख रहे हैं ना, ये है पादप प्लवक, ये कुछ घास है। अब सीधी छोटी छोटी बातें करूंगा, जल्दी जल्दी खत्म करूंगा इसको क्योंकि अब समझाने वाली बात है नहीं। ये घासें हैं कुछ, और कौन सी घासें इसको हम बोल रहे हैं पादप प्लवक, तालाब है। तो पहले केवल मछली को पकड़ लिए थे या केवल घास को पकड़ लिए। घास जब बड़ी होगी धीरे धीरे तो उसमें क्या होगा, इसी के अंदर प्रदूषक ज़्यादा बढ़ते जाएंगे, एक ही स्तर पर बढ़ रहे हैं तो संचयन है। अब क्या होगा देखो, समझना थोड़ा ध्यान से। प्रदूषक इसमें आ गया, इसमें मछली है, बड़ी मछली भी है, छोटी मछलियां हैं, बड़ी मछलियां हैं, कछुआ है, कछुआ नहीं, कछुआ, घड़ियाल होगा, और भी तमाम प्रकार के जीव इसमें होंगे, सांप भी होगा। तो अब क्या होगा, जैसे मान लो ये पादप है ना, घास बोलता हूं मैं आपको समझने के लिए, घास है। तो घास में डीडीटी या जो भी पोल्यूटेंट्स प्रदूषक मैंने आपको उधर बताया, डीडीटी ले लो, एचजी ले लो, उसके बाद सीसा ले लो, पीबी ले लो, आर्सेनिक ले लो, जितने भी जहरीले पदार्थ हैं, अगर ये सारे जहरीले पदार्थ में से सारे या कोई भी घास में प्रवेशित कर गए, और ये प्रथम पोषक तत्व, प्रथम पोषण स्तर है, हमने पढ़ लिया है। अब इस घास को आके बेचारी मछली मान लो खाती है। इमेजिन कर लो कि मछली आके घास को खाती है, तो पहले तो डीडीटी इसमें इकट्ठा होगा ना, क्योंकि ये तो पोषक पदार्थ जब ये खनिज लवण लेंगे तो उसमें शामिल हो जाएगा पीबी, सीसा, तो इतना इसमें घास में शामिल है। अब मछली जो है घास को आके ज़्यादा खाएगी, 10, 12, 20, 25 घास खाएगी, तो सब में से थोड़ा थोड़ा जाएगा, तो छोटी मछली में इतना हो गया। इस छोटी मछली को एक बड़ी मछली खा लेती है, एक छोटी मछली को एक बड़ी मछली खाई तो इसका भोजन ज़्यादा रहेगा ना, एक मछली से इसका पेट थोड़ी नहीं भरेगा। 10-20 ऐसी छोटी मछलियाँ खा लेगा तो इसमें और ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा। जैव संचयन अगर आपको आइडिया है तभी ये क्लियर होगा। अब इसको कछुआ आता है, अब कछुआ खाता है इसको कि नहीं खाता है देख लीजिएगा। कछुआ आया, मैं तो समझाने की बात कर रहा हूँ, कछुआ ने कई ऐसी मछली को खा लिया, इमेजिन कर लो, तो उसके शरीर में ऐसे इकट्ठा हो गया और ज़्यादा। और मान लो इसको आकर घड़ियाल खा गया, ये घड़ियाल है, तो घड़ियाल भाई तो इसको भी खाएंगे, इसको भी खाएंगे, इसको भी खाएंगे, और उनको ज़्यादा खाना है, तो जितना ज़्यादा खाएंगे उतना ज़्यादा उनके शरीर में क्या होगा, पोषक पदार्थ इकट्ठा होगा। तो हम देख रहे हैं कि पोषण स्तर पढ़ा चुका हूँ। पोषण स्तर में जैसे जैसे वृद्धि हो रही है, जैसे जैसे पोषण स्तर में हम आगे अग्रसर हो रहे हैं, वैसे वैसे ये प्रदूषक पदार्थों की मात्रा क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। इसमें कम था, इसमें और ज़्यादा, इसमें और ज़्यादा, इसमें और ज़्यादा, इसमें और ज़्यादा। तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं क्या, बायो मैग्निफिकेशन, जैव आवर्धन। समझ गए बात को क्या है? जैसे हम इंसान, एक और व्यवहारिक समझो, पालक ले लो, पालक को उगाया गया, उसमें किसान ला के डीडीटी से या कुछ ऐसे जो जहरीले तत्व है कीटनाशक ला के उसमें छिड़क दिया। अब वो प्रकाश संश्लेषण करेंगे, नीचे से खनिज लवण लेंगे तो ये भी आ जाएगा उसमें, उसके शरीर में शामिल हो गया।
तो उनके शरीर में तो सब में थोड़ा थोड़ा शामिल हो गया। हम इतना पालक काट के लेके आ गए, घर पे बढ़िया उसको काट के पालक पनीर बना के खा लिए, हमने इतना खाया, तो हमारे शरीर में क्या होगा, ज़्यादा इकट्ठा होगा। ये तो 2 स्तर पे मैंने बताया। और स्तर देख लो, घास का मैदान है, उसमें हम चरा रहे हैं छोटे छोटे जीवों को, मुर्गा मुर्गी, इनको मुर्गा मुर्गी के बिना काम ही नहीं चलता मेरा यार, क्या करूं। तो उसको चरा रहे हैं, तो मान लो कुछ खा रहे हैं, कीड़े मकोड़े जो भी घास फूस वहां खा रहे हैं, तो उनके शरीर में धीरे धीरे वो आ रहा है जहरीला पदार्थ। फिर उनको कोई और खा रहा है तो उसमें जहरीला पदार्थ, अंततः उसको कोई उच्च जो शेर हो गया, लोमड़ी हो गया, बाघ हो गया, इस टाइप की चीज़ खा ली है, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि उसमें और ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा। क्योंकि एक तो उनकी मात्रा ज़्यादा रहेगी खाने की, जैसे जैसे बड़े स्तर पर जाएंगे, और उन सब में इकट्ठा है तो धीरे धीरे वो ज़्यादा इकट्ठा होगा उनके शरीर में। इसलिए इसको बोलते हैं जैव आवर्धन मैग्नीफाई हो रहा है, बढ़ रहा है। एक और तरीका मैं तुम लोगों को सिंपल बताता हूं। जैसे देखो, एक और डायग्राम बना सकते हो कि डीडीटी मान लो एक प्रदूषक पदार्थ है, इस प्रदूषक पदार्थ को हमने घास में छिड़क दिया, घास में छिड़क दिया तो घास के शरीर में तो आ गया। और पीपीएम अभी समझा दिया पीछे कि जैव संचयन को पीपीएम में मापते हैं, तो पीपीएम मान लो कि 1 पीपीएम इनके शरीर में आया है, 1 पीपीएम, ये एग्जैक्ट नहीं है, समझाने की बात कर रहा हूं। 10 लाख में 1 भाग इनके शरीर में डीडीटी इकट्ठा हो गया है। अब बकरी आती है, बकरी वो इनको खा जाती है। अब सोचो कि अब बकरी घास, बहुत से घास खाएगी ना, तो उसके शरीर में ज़्यादा इकट्ठा होगा, क्योंकि सारे घास में 1 पीपीएम था। तो उसके शरीर में मान लो कि 5 पीपीएम हो गया, उसके शरीर में कितना हो गया, 5 पीपीएम। इसके शरीर में ऐसे कोने में दिखा रहा हूं, इतना इकट्ठा हुआ। इसके शरीर में ऐसे दिखाता हूं, इतना इकट्ठा हो गया। अब बकरी के बाद देखोगे, बकरी को मान लो किसी कारणवश लोमड़ी खा गई, तीर ऐसे लगाते रहना जो खा रहा है उसके तरफ, इसको लोमड़ी खा गई, सीधे बना लेना आप, लोमड़ी इसको खा गई, तो लोमड़ी कई बकरी लोगों की को खा जाएगी। और जब लोमड़ी खाएगी तो उसके शरीर में सारे बकरियों का जो प्रदूषक पदार्थ है वो इकट्ठा हो जाएगा। तो इसमें 5 पीपीएम की जगह पे आप कुछ भी अपने मन से मान लो 10 पीपीएम हो गया, इनके शरीर में 10 पीपीएम हो गया। 1 मिलियन 10 लाख भाग में 10 भाग इनके शरीर में क्या हो गया। अब लोमड़ी भाई को खा गए शेर, लोमड़ी भाई जो है, भाई बहन जो भी होंगे जो आप बोल लो, तो शेर खा गया। अब शेर कई लोमड़ी का भक्षण कर लेगा, तो उसके शरीर में क्या होगा, मैक्सिमम काफ़ी हिस्सा इकट्ठा होगा। जैसे जैसे पोषण स्तर बढ़ेगा, प्रीलिम्स से पूछ लेगा कि पोषण स्तर बढ़ने के साथ जैव आवर्धन भी बढ़ता है, घटता है, कोई परिवर्तन नहीं होता, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चंस के बारे में चैप्टर खत्म होगा तो हम लोग आराम से भले ही 2 दिन 2 लेक्चर लगा लेंगे, सारे क्वेश्चन देखेंगे, चाहे यूपीपीसीएस हो, एमपीपीएससी हो, आरएस हो, सबका देखेंगे, यूपीएससी का भी देखेंगे। इसमें मान लेते हैं 20 पीपीएम, तो ये क्या हुआ, उम्र बढ़ने के साथ तो हो ही रहा है इनमें। उम्र वाला तो हमने संचयन में देख लिया, ये केवल पोषण स्तर खाने का जो हमारा तरीका है ना, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल पढ़े हैं, उस खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल के माध्यम से ये आगे बढ़ रहा है। देखिए, तो इसको बोलते हैं जैव आवर्धन। उम्मीद करता हूं पूरा बात समझ में आ गया होगा। बिना लिखवाए छोड़ दूंगा तो मजा नहीं आएगा, लिख लीजिए, लिखो, हेडिंग डाल लो जैव आवर्धन, लिखो। निम्न पोषण स्तर से उच्च पोषण स्तर की तरफ गमन करते समय, निम्न पोषण स्तर से उच्च पोषण स्तर की तरफ गमन करते समय, अब गमन मतलब चल ही रहे हैं ना, देखो, गमन करते समय प्रदूषकों की सांद्रता का बढ़ना, प्रदूषक की मात्रा क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। अगर सांद्रता केमिस्ट्री पढ़ लिए हो, बाकी जगहों पे समझे हो तो क्लियर है, नहीं तो मात्रा भी समझो, दोनों में अंतर है, सांद्रता में कितना ज्यादा इकट्ठा हुआ। तो फिर एक बार बोल रहा हूं, निम्न पोषण स्तर से उच्च पोषण स्तर की तरफ गमन करते समय प्रदूषकों की सांद्रता का बढ़ना ही जैव आवर्धन कहलाता है। ये सब बना ही लिए होंगे डायग्राम, ये तो मैं बोलता हूं साथ साथ बनाना, सब बना लेना, कॉपी में सारा बना लेना, जिससे कि 100% बात क्लियर रहे। जब देखें तो केवल देखने से बात बन जाए, रटने की जरूरत ना पड़े जो मैं टॉपिक बोल रहा हूं। क्लियर दिख रहा है ना, इसलिए मैं थोड़ा साइड भी हूं। इसके जस्ट नीचे थोड़ा सा और लिखो, अच्छे से लिखो। इसका अर्थ यह है कि
प्रदूषक जैसे जैसे, इसका अर्थ यह है कि प्रदूषक जैसे जैसे एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर की तरफ चलते हैं, प्रदूषक जैसे जैसे एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर की तरफ जाते हैं, वैसे वैसे उनकी सांद्रता भी बढ़ती जाती है। वैसे वैसे उनकी सांद्रता, इकट्ठा होने का गुण भी क्या होता है, बढ़ता जाता है। बढ़ता जाता है। बस डायग्राम बना ही लिए हो। अब कभी पूछ लिया कि जैव आवर्धन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो इसको क्यों छोड़े। हमें जाके एग्जाम में कहीं सरप्राइज नहीं होना है। एग्जाम में जाके सरप्राइज हो जाएंगे तो फिर मजा खराब। जितना सरप्राइज होना है यहीं हो जाओ। होमवर्क जो बताया हूं किताब पढ़ने के लिए खरीदनी नहीं है, बस पढ़नी है। गूगल से डाउनलोड करके उसको पढ़िए। हेडिंग डालो, जैव आवर्धन के लिए प्रदूषकों में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। आप ऐसे हेडिंग डालो, जैव आवर्धन के लिए, संचयन समझ गए पीछे तो एकदम आसान है। जैव आवर्धन के लिए प्रदूषकों में, जैव आवर्धन के लिए प्रदूषकों में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। प्रदूषकों में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। क्या अभी पीछे समझे हो कि जो प्रदूषक रहे वो लंबे समय तक टिक के खेले, राहुल द्रविड़ की तरफ, ठीक है, टिक के खेले। अगर उत्सर्जित हो गया शरीर से तब कहां संचयित हुआ। बोला सर ये आप बद्दुआ दे रहे हो क्या कि उत्सर्जित ना हो। अरे भैया हम तो समझा रहे हैं ना कि ऐसा प्रदूषक ले लिया जो शरीर से उत्सर्जित नहीं हुआ, तो वो जाके आवर्धन बढ़ाएगा। आवर्धन करने के लिए जिम्मेदार वो होगा, क्योंकि वो संचयित होगा शरीर में और फिर कोई खाएगा उसको। तो आगे तो क्या लिखेंगे, दीर्घ स्थायित्व होना चाहिए प्रदूषण में। जो प्रदूषक पदार्थ है वो लंबे समय तक स्थायी होना चाहिए, टिक के खेले। पॉलीथीन जैसा, गाय भैंस आजकल पॉलीथीन खा ले रही है कई बार और फिर उनके शरीर में तमाम प्रकार की समस्याएं जा रही हैं। और दीर्घ स्थायित्व के बाद लिखो गतिशीलता, मोबिलिटी रहे। गतिशीलता मतलब वही बढ़े, वो एक जगह से दूसरे जगह तक जा रहा है, गतिशीलता उसमें पाई जाए, मोबिलिटी रहे। और क्या रहे उसमें, तो वसा में विलय रहे। मैं पहले ही बताया कि कंसेप्ट क्लियर हो गया है तो अपने मन से लिख सकते हो। वसा में विलय हो, जल में विलय होगा तो बहुत कम चांसेस है कि आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा वो। विटामिन बी और विटामिन सी कभी ज़्यादा मात्रा में भी ले लेता है व्यक्ति शरीर में ना, तो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह नहीं होते हैं वो। एक दो दिन उसका कुछ रिएक्शन दिख जाएगा, फिर तकलीफ नहीं होता है। लेकिन विटामिन डी, के, विटामिन ए, अगर ई, इनकी मात्रा ज़्यादा ले लोगे ना तो लीवर और किडनी खराब भी हो सकते हैं। एक सर्टेन मात्रा से ज़्यादा ले लिए तो वसा में विलय। और एक बात और लिख लो, क्या, सक्रियशीलता। सक्रियशीलता आपको लग रहा होगा कि ये क्या बोल रहे हैं, इसके लिए एक टॉपिक अभी पढ़ा रहा हूँ। अब सक्रियशीलता स्पेलिंग देख लेना भाई, जल्दबाजी में कई बार स्पेलिंग बिगड़ जाती है। सक्रियशीलता इसका मतलब क्या है कि दूसरे प्रदूषकों से क्रिया करके, अभी बताया शुरू में ना कि कैसे अम्ल वर्षा होता है बेसिक तौर पे, कि दोनों प्रदूषक आपस में मिल जाते हैं गले, तो वैसे ही सक्रियशीलता दूसरे प्रदूषकों से क्रिया करने की क्षमता, कितना तेजी से दूसरों से दोस्ती कर लेता है ये। क्योंकि अकेले जाएगा तो हो सकता है कि कम नुकसान पहुंचाए, दो चार के साथ अगर जा रहा है तो और ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। तो ये हो गया जैव आवर्धन के लिए प्रदूषकों में निम्नलिखित गुण होना चाहिए। यूपीएससी तो ये सारे ऑप्शन देकर क्या कर देगा, कूट बना के आपसे क्वेश्चन कर लेगा प्रीलिम्स में ही। और एमपीपीएससी भी आने वाले समय में ऐसा करेगा डेफिनेटली। कब तक इस टाइप के केवल फैक्चुअल क्वेश्चन लेगा। पिछले प्रीलिम्स में थोड़ा सा हमें कूट वाले क्वेश्चन दिखाई दिए भी। चलो, तो जैव आवर्धन भी क्लियर हो गया। देखो जैव आवर्धन 10 मिनट की बात थी, जैव संचयन 10-15 मिनट की बात थी, लेकिन बेस बड़ा था, बेस समझना जरूरी था। आज की क्लास का अंत करेंगे अब
एक और कंसेप्ट पढ़कर, और ये कंसेप्ट हम लोगों को प्रदूषण में डिटेल में पढ़ना है, ये कंसेप्ट प्रदूषण में हमको डिटेल में पढ़ना है। तो चलिए अब शुरू करते हैं क्या, सहक्रिया। आज अगला लास्ट टॉपिक रहेगा सहक्रिया। सहक्रिया को हम इंग्लिश में बोलते हैं सिनर्जिज्म। पहले ही मैं लेक्चर में बता दिया था कि क्या पढ़ाना है, सिनर्जिज्म, सहक्रिया। और मैं अभी आपको बताया कि प्रदूषक क्या है, बस वहीं से कहानी बननी है इसकी। प्रदूषक क्या है जाके आप देखिए शुरू के लेक्चर में, इसी लेक्चर का शुरुआती भाग। प्रदूषक, पोल्यूटेंट्स, मुख्य रूप से ये दो प्रकार के होते हैं। एक प्राथमिक होता है प्राइमरी पोल्यूटेंट्स, और दूसरा होता है, इंग्लिश में इसको पोल्यूटेंट्स बोलते हैं, पोल्यूटेंट्स। तो इसको बोलते हैं प्राथमिक पोल्यूटेंट्स, और दूसरा हो जाएगा क्या, द्वितीयक, सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। प्राथमिक मैंने बता ही दिया कि ऐसे प्रदूषक जो अपने मूल रूप में रहकर ही, ऐसे प्रदूषक, डबलिंग हो रहा है बट ठीक है, ऐसे प्रदूषक जो अपने मूल रूप में रहकर ही प्रदूषण फैलाते हैं, कोई नकाब नहीं पहनते। हमने बाइक चलाया, बाइक से निकला कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सारे अपने इसी रूप में उत्पन्न हुए बाइक से। कोयला जलाए तो अलग अलग चीज़ों से, जिस रूप में उत्पन्न हुए उसी रूप में जाकर क्या कर रहे हैं, वो पर्यावरण में नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इसको हम बोलेंगे प्राथमिक प्रदूषक। खतरनाक तो होते हैं ये, खतरनाक तो होते हैं, लेकिन ये अकेले अकेले हैं ना, तो लफंगे हैं अभी ये, अभी ये लफंगा है, अकेले कितना नुकसान पहुंचा लेगा। सेकेंडरी क्या होता है, ऐसे प्रदूषक जो अपने मूल रूप को बदलकर नुकसान पहुंचाता है या पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, उसे क्या बोलते हैं, द्वितीयक प्रदूषक। कैसे, जैसे यही कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ो, सल्फर डाइऑक्साइड लो, सल्फर डाइऑक्साइड है, ये अगर जल वाष्प से गले मिल गया, जल वाष्प से अभिक्रिया कर लिया तो क्या बनाया, H2SO4, और जब ये बारिश के साथ गिरेगा ना तो हम बोलेंगे अम्ल वर्षा होने लगी है। अब बहुत खतरनाक होता है, पढ़ाऊंगा जब प्रदूषक तो बताऊंगा। ऐसे ही नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, चाहे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड हो, या नाइट्रस ऑक्साइड हो, लॉफिंग गैस जिसको बोलते हैं, ये भी जल वाष्प से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाता है, HNO3 नाइट्रिक अम्ल बनाता है। यहां लिख देता हूं नाइट्रिक अम्ल, मैं बोल रहा हूं आप जरूर लिखिएगा, मैं तो फास्टली, नाइट्रिक अम्ल, यह भी अम्ल वर्षा में आता है, अम्ल है, नुकसानदेह होता है। तो ये अपने मूल रूप में तो नुकसान पहुंचा ही रहे हैं, लेकिन दूसरों से अभिक्रिया करके भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं द्वितीयक प्रदूषक। आपके दिमाग में रोशन सिनर्जिज्म क्या है, तो सिनर्जिज्म अगर ये समझ गए तो आ जाएगा। सिनर्जिज्म क्या है, कई प्रदूषकों का एक साथ मिलकर अत्यंत भयानक दुष्प्रभाव पैदा करना। अब दुष्प्रभाव पैदा करना तो अलग बात है, केवल कई प्राथमिक का आपस में जुड़कर द्वितीयक बना लेना ही क्या कहलाएगा, सिनर्जिज्म, सहक्रिया। अब ऐसा मैं क्यों आपको पढ़ाया, इसका कारण है, जैसे एक तालाब में चले जाओ, उस तालाब में DDT है, Hg है, Pb है, सीसा है, तो ये अलग अलग रह के तो वहां पर नुकसान करेंगे। जैसे मान लो प्रोटोजोआ वहां पाए जाएंगे, तो प्रोटोजोआ का वृद्धि रोक देते हैं, ये प्रोटोजोआ का वृद्धि रोक देंगे, बोलेंगे कि अब तू बढ़ना ही भैया, क्योंकि इसको बढ़ने के लिए
माहौल बिगाड़ देते हैं। लेकिन यही जब तीनों एक साथ अभिक्रिया करके कुछ नया बना लेंगे, तीनों आपस में क्रिया करके कुछ नया रूप बना लेंगे, तो फिर वो क्या, ये वृद्धि, प्रोटोजोआ की वृद्धि को ही केवल प्रभावित नहीं करेंगे, बल्कि उस तालाब के या उस जलाशय के या उस पारितंत्र के जितने भी जीव हैं सबको पर बहुत ही बुरा असर डालेंगे। तो इसको हम बोलेंगे कि ये क्या हो गया है, सिनर्जिज्म हो गया है। अक्सर जो पोल्यूटेंट्स होते हैं वो सिनर्जिज्म में करके काम करते हैं, अभिक्रिया करके ही काम करते हैं। तो सहक्रिया आपको समझ में आ गई होगी कि सहक्रिया क्या है। अगर इतनी बात समझे तो सहक्रिया को सिंपल बोलना है तो क्या बोलोगे कि प्राथमिक प्रदूषक या एक अकेला प्रदूषक अपने आप में अपेक्षाकृत कम नुकसानदेह होता है, परंतु जब वही दो या दो से अधिक प्राथमिक प्रदूषकों से अभिक्रिया कर लेता है तो एक नया रूप धारण करने के बाद वो और अधिक खतरनाक और अत्यधिक हानिकारक हो जाता है। इस प्रक्रिया को ही हम क्या बोलते हैं, सिनर्जिज्म या सहक्रिया। तो ये बात क्लियर हो गई होगी, इसको लिखो और फिर हम लोग मिलेंगे अब अगले लेक्चर में। अच्छा था कि मैंने अपने एजेंडा में और कुछ आगे नहीं रखा, नहीं तो और समय लग गया होता। लिखो जैव संचयन सहक्रिया, लिखो यह आवश्यक नहीं है कि कोई जीव, अब जाहिर सी बात है कि कोई जीव केवल डीडीटी थोड़ी नहीं लेगा। अब जब वहाँ तो इतनी चीज़ें हैं तो पानी में ऑटोमेटिक ले लेंगे ना, हमारे पानी कोई पीने के लिए दे रहा है, उस पानी में दारू जहर जितनी चीज़ें मिले रहेंगी सब चला जाएगा ना हमारे शरीर में। मछली है गलफड़े में पानी भर के निकाल रही है, शोषण कर रही है, जो भी काम कर रही है वो, तो जितना पानी में होगा सब उसके शरीर में जाएगा ना। इसलिए सहक्रिया को हमको यहाँ एनवायरमेंट में भी पढ़ना जरूरी है। और जब हम प्रदूषण पढ़ेंगे, पूरा एक चैप्टर मॉड्यूल ही बनेगा प्रदूषण, पोल्यूशन, तो उस पोल्यूशन में तो फिर पढ़ेंगे ही। लिखो यह आवश्यक नहीं है कि कोई जीव केवल एक ही प्रदूषक का अंतर्ग्रहण करे। यह आवश्यक नहीं है कि कोई जीव केवल एक ही प्रदूषक का अंतर्ग्रहण करे, बल्कि वह एक से अधिक प्रदूषकों का भी अंतर्ग्रहण कर सकता है। बल्कि वह एक से अधिक प्रदूषकों का भी अंतर्ग्रहण कर सकता है। बस शर्त यह है कि एक से अधिक प्रदूषक वहाँ होने चाहिए। और आज तो ऐसा माहौल है कि 100% है ही। ये कोई हड़प्पा कालीन तो है नहीं कि प्रकृति को पूज रहे हैं हम, अब पूज भी रहे हैं तो डर के कारण। लिखिए, इतना लिख लिए, फिर बोल देता हूं। यह आवश्यक नहीं है कि कोई जीव केवल एक ही प्रदूषक का अंतर्ग्रहण करे, बल्कि वह एक से अधिक प्रदूषकों को भी अंतर्ग्रहण कर सकता है। फुल स्टॉप। अतः जब दो या दो से अधिक प्रदूषक, एक की तो बात ही नहीं है, जब दो या दो से अधिक प्रदूषक एक साथ मिलकर, अतः जब दो या दो से अधिक प्रदूषक एक साथ मिलकर कोई विषैला प्रदूषक बना लेते हैं, कोई अन्य विषैला प्रदूषक बना लेते हैं, तो इसका प्रभाव उन अकेले प्रदूषकों की अपेक्षा बहुत अधिक होता है। तो इसका प्रभाव उन अकेले प्रदूषकों की अपेक्षाकृत अत्यधिक हानिकारक होता है। इसी क्रिया को सिनर्जिज्म कहते हैं। इसी क्रिया को सिनर्जिज्म या सहक्रिया कहते हैं। प्रीलिम्स में भी पूछ लेगा, ध्यान रखना। 24 अप्रैल के मेंस में भी पूछ सकता है और प्रीलिम्स में भी पूछ सकता है। अब ये बात नहीं लिखवा रहा हूं, तुम लोग समझ जाओगे कि जब किसी पारितंत्र में डीडीटी, एचजी, पीबी हैं तो ये क्या कर रहे हैं, केवल प्रोटोजोआ के वृद्धि को रोक रहे हैं। और तीनों एक साथ मिल जाएंगे तो और खतरनाक प्रभाव पैदा करेंगे और पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं। तो ये आप जरूर दिमाग में रखिएगा। अब एक बात और दिमाग में रखो, हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब प्रदूषण पढ़ाऊंगा तो एक बात और पढ़ाऊंगा मैं आपको, वो बड़ा मजेदार है। बहुत पहले हुआ था 1940 में, कहाँ, अमेरिका के लॉस एंजलिस में। लॉस नहीं, लॉस, ठीक है ना, लॉस एंजलिस। क्या, तो उसको हम बोलते हैं प्रकाश, वो भी सिनर्जिज्म का ही रूप है, द्वितीयक वाला ही है। प्रकाश रासायनिक
धुंध बोलते हैं, इंग्लिश में स्मोग बोलते हैं, धुंध, स्मोग। प्रकाश रासायनिक धुंध, फोटो केमिकल स्मोग। तो ये भी क्या है, सिनर्जिज्म का ही एक रूप है। कभी प्रीलिम्स से पूछ लेगा कि इसको एक और नाम देते हैं, पैन बोलते हैं। अगर आप लोग कभी अपने लेवल पे पढ़े हो तो पैन बोलते हैं, पैरा एसिटिल नाइट्रेट, इस टाइप का इसका नाम है। तो जब प्रदूषण पढ़ेंगे तब देखेंगे, यहाँ इसकी आवश्यकता है नहीं। चलो, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी आज की क्लास काफ़ी लंबी तो गई है, बट वो लंबी जाएगी ही, पढ़ना है तो लंबा ही पढ़ना है। सबको 3-3 मिनट लगा के भी लिखवा सकता था मैं, लेकिन मतलब नहीं, फिर मुझसे पढ़ने के बाद फिर आप कहीं और दौड़ो, ज़िंदगी भर दौड़ोगे ही क्या। कभी तो स्थिरता बना लो लाइफ में। चलो, इतनी बात सबको क्लियर है? ठीक है, बाकी बातें बाद में करेंगे। क्लियर है? किसी को डाउट हो तो बताओ। लैपटॉप का शायद लैपटॉप का बंद, स्पीकर बंद था भाई, 0 पे था, इसलिए भोपू नहीं बज रहा था। कोई बात नहीं, मैं चैट तो आपका देख ही लिया। चलो, मिलते हैं कल। भोपू बजाने के लिए बहुत तेज रहते हो, ऐसा लग रहा है कि झुनझुना वाला बनना है। चलो ठीक है, वो तो हमारे लिए फ़ायदेमंद रहता है, आपके लिए भी, बट ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, लेक्चर नंबर 9 में। तब तक आप इसको पढ़िए, कोई डाउट होगा तो फिर पूछिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। सबको जप नाम। धन्यवाद।